सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, जिसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में कांग्रेस ने वर्शिप एक्ट का बचाव किया है। 17 फरवरी को मुख्य केस में होने वाली है सुनवाई और कांग्रेस पहुंची अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप अर्जी के साथ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। वहां पर एक हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई है कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ऐसी कई याचिकाएं हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कई ऑब्जर्वेशंस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की गई है। मेरे सहयोगी सुमित और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, कांग्रेस की हस्तक्षेप अर्जी क्या है, इसमें क्या बात कही गई है और इसका इम्पैक्ट पहले दायर हुई याचिकाओं पर भी क्या कोई पड़ेगा? देखिए पूर्णिमा, देखिए खास बात इस पूरे केस में ये है कि कांग्रेस ने जहां एक तरह से इस पूरे केस में जहां हिंदूवादी संगठन जो हैं वो इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस एक्ट का बचाव करते हुए हस्तक्षेप अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल की ओर से ये अर्जी लगाई गई है और अर्जी में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष की रक्षा करने के लिए ये कानून बेहद ज़रूरी है, लिहाजा इस एक्ट के खिलाफ जो भी याचिकाएँ हैं उसे खारिज किया जाना चाहिए। चूँकि पूरा जो मामला है वो 17 फरवरी को लिस्टेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले देश भर की अदालतों को एक तरह से पार्सली स्टे दे दिया था धार्मिक मामलों की सुनवाई को लेकर। हो सकता है कि कांग्रेस की जो ये अर्जी है उस पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। लेकिन खास बात यहाँ ये है कि जहाँ एक तरफ इस एक्ट का विरोध हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस इस एक्ट के बचाव में सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। ऐसे में देखना होगा कि जब 17 फरवरी को मुख्य मामले की जब सुनवाई होती है तो क्या कांग्रेस की जो अर्जी है वो सुनवाई के लिए मंजूर होती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा पूर्णिमा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस एक्ट के बचाव में यहाँ कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जो जेपीसी गठित हुई है जिसमें वक्त संशोधन बिल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, उसमें अलग अलग पार्टी के लोग शामिल हैं और उसमें खुद कांग्रेस के कई नेता हैं जो उस जेपीसी का हिस्सा है, जो उसको लेकर जो सुझाव हैं उनको पहुंचा रहे हैं उस जेपीसी में, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची। ऐसे में मैंने आपसे सवाल भी पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या किसी पहले दायर की गई याचिका पर पड़ेगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्शियल, बाकी जो अदालतें हैं उनको यह भी कहा था कि इस मामले में कोई नया सर्वे आप पारित नहीं कर सकते या उसको लेकर कोई आदेश नहीं दे सकते। देखिए पूर्णिमा, ये पहली अर्जी नहीं है, ऐसे कई हस्तक्षेप अर्जी कई पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से दायर की गई है। हालांकि कांग्रेस भी जोर तोड़ से ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें जो हैं वो रखेंगी, लेकिन दोनों पक्षों की अगर बात की जाए, वो चाहे हिंदूवादी संगठन हो या फिर विपक्ष दल हो, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये तय करना है कि क्या ये जो एक्ट है 1991 का, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो 15 अगस्त 1945 में जो धार्मिक स्थल की जो मौजूदगी रहेगी वही मौजूदगी रहेगी। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि देश भर की जो जितनी भी अदालतों में जो मामले चल रहे हैं धार्मिक जो जुड़े से मामले, उसकी जद में ये एक्ट आड़े आए और एक्ट जो है ऐसी मामलों की सुनवाई ना होने दे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी एक अर्जी लगाई है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कई अर्जियां अब तक दायर हो चुकी हैं। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट को लेकर फैसला लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर है जहां पर प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वो लंबे वक्त से अनशन कर रहे थे। 14वें दिन प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ा है। पटना की सड़कों पर भी वो उतरे थे। हालांकि बीच में सियासत भी हमने खूब देखी, गिरफ्तारी भी हुई और अनशन के दौरान उनकी तबियत भी बिगड़ी। लेकिन अब खबर यह कि गंगा स्नान के बाद जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने आज अपना अनशन तोड़ दिया है। इसी मामले में बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आज पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। लेकिन बड़ी खबर है, हालांकि पहले ही जानकारी सामने आ चुकी थी कि प्रशांत किशोर जो कि 2 तारीख से यानी कि 2 जनवरी से अनशन पर बैठे हुए थे, वो आज अपना अनशन तोड़ने वाले। और अब खबर ये कि गंगा स्नान के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ अपने अनशन को तोड़ दिया है। बड़ी जानकारी और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के सड़कों पर कार्यकर्ता भी उतरे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर खुद उतरे और अब जो बड़ी जानकारी है वो लगातार आपको दे रहे हैं। हमारे साथ अस्मित सिन्हा इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। अस्मित, प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ दिया, क्या आपके पास और जानकारी उनकी तरफ से अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है?
आमरण अनशन तोड़ है और 18वां दिन था ये अनशन का। पहले प्रशांत किशोर अपने कैंप पहुंचे, यहाँ पे गंगा नदी में पहले पीके ने स्नान किया और फिर अभी वो मंच पर बैठकर संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, लेकिन उन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने केला खिलाया उन्हें और आमरण अनशन तोड़वाया है। हालांकि आगे की क्या रणनीति होगी प्रशांत किशोर की, वो अभी बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन आमरण अनशन 14वें दिन प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार वो आमरण अनशन पर थे और पहले गांधी मैदान में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। उसके बाद जब उन्हें हटाया गया आमरण अनशन से तो वो हॉस्पिटल गए। ठीक है स्मित, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन प्रशांत किशोर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। के संघर्ष के समर्थन में जन स्वराज परिवार की ओर से और बिहार के युवा होने के नाते तरफ से एक प्रयास, एक कोशिश करी है। इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की है। मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहते हुए कि इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की, ये बिहार के युवाओं ने की है। हालांकि अब आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठता हुआ विपक्ष की तरफ से कई पार्टीज ने प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लिया, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें 14वें दिन अपने अनशन को तोड़ा है पीके ने। और अब खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त एक जानकारी मिल रही है, बुराड़ी सीट पर जेडीयू उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। जेडीयू ने बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है। बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव जेडीयू लड़ेगी। बीजेपी ने देवली सीट एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ा है। इन्हीं दोनों सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान की तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही थी और बीजेपी इन दोनों ही सीटों को अपने सहयोगी दलों को दे चुकी है। इसका ऐलान हो चुका है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम भारत दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति थरमन के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस राजकीय यात्रा का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गुरुवार को अंतरिक्ष में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने पहली बार 2 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में करीब लाकर डॉकिंग यानी कि जोड़ने का काम किया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बना। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसएक्स के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की गई और इसरो की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नजर आए। इसरो को उन्होंने बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिक और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले सालों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेहसाणा के वडनगर में सैकड़ों करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस विकास कार्यों से वडनगर आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। बताते चले कि वडनगर में ही पीएम मोदी का जन्म भी हुआ था। संग्रहालय भवन, उत्खनन स्थल, इसके अंदर 2500 साल से पुरानी वडनगर की यात्रा को जीवंत करने का काम संग्रहालय बनाने वालों ने किया है। ये म्यूजियम न केवल वडनगर के पुरातन होने का बोध देता है, वडनगर के हर समय समयांतर में संस्कृति, व्यापार, नगर रचना, शिक्षा और शासन के भी कई सारे कंट्रीब्यूशन को, योगदान को उजागर करता है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को टिकट दिया गया। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं ग्रेटर कैलाश से बीजेपी ने शिखा राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन
को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं वजीरपुर से पूनम शर्मा, शाहदरा से संजय गोपाल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकुलपुर से बीजेपी ने प्रवीण निमेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, बीजेपी ने अब तक दिल्ली चुनाव के लिए अपने 68 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वहीं बुराड़ी से बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया। साथ ही देवली से चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया है। मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला किया गया है। सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर चोरी के लिए घर में घुसा था, जिसके बाद सैफ अली खान से उसकी भिड़ंत हुई और इसी के दौरान हमला किया गया। हमले के बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी की गई और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को सैफ के सुरक्षा स्टाफ और मेड पर भी शक है। इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हम रिवील नहीं कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट है जो भी इसमें प्रोग्रेस होगा हम आपसे अपडेट करेंगे। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। Right now it is looking absolutely fine. He is on recovery path. Recovery should be 100% as per our initial understanding. तो दो एकदम गहरी चोटें हैं और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। सैफ अली खान पर इसी तरह का हमला होना ठीक नहीं है। सैफ अली खान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे पॉपुलर एक्टर है, अभिनेता है। उनके ऊपर हमला होना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस घटना का तीव्र धिक्कार करता हूँ और इसी तरह के हमले दोबारा ना हो, उसके लिए जरूर हमारा होम डिपार्टमेंट उसके लिए प्रयत्न करेगा।